ओके, तो जो हमारा नेचुरल हेरिटेज था वो पूरा हुआ। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कि जो मैन मेड है ना। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी क्या, जो भी हेरिटेज हमने हमारी स्किल्स के द्वारा, हमने हमारी टेक्निक के द्वारा, है ना, तो टैक्ट, विजडम, आर्ट, स्किल, उसके द्वारा ह्यूमन ने जो डेवलप किया है, तो उसे हम कहेंगे कल्चरल हेरिटेज। ओके, तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए, आर्यंस, क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, तुर्क, अरब, मुगल, ब्रिटिशर, तो बहुत सारी ट्राइब इंडिया में आई। वो आते, उसके साथ साथ अपना कल्चर भी लेके आते, और ये सभी ट्राइब्स ने मिलके हमारा ये जो कल्चर है वो रिच एंड प्रॉस्पेरस बनाया है। बहुत सारी कास्ट एंड ट्राइब जो थी वो इंडिया में आई, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। उसके जो रिमेन्स भी बहुत सारे हमारे जो आर्किटेक्चर के एंड स्कल्पचर के मिले थे, तो जो 5000 ईयर ओल्ड है ना, उतने पुराने हमारे बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर भी मिले हैं। ओके, तो ये सारा हमारा जो कल्चर है वो कल्चर हम देखें तो एक बहुत ही रिच एंड प्रॉस्पेरस है। 5000 ईयर ओल्ड हमारा कल्चर है। क्या क्या मिला हमारे कल्चर में से, क्या क्या हमारे कल्चर ने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसमें आगे बताया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसके अंदर उसके एविडेंस मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फोटो दिया है। तो ऐसा ही बहुत सारे स्टेच्यूज हमारे एंशिएंट टाइम के मिले हैं, जो मैन मेड थे। हमारे पूर्वजों ने वो अपनी टेक्निक से, जो आज भी हम देख सकते हैं कि ऐसी टेक्निक नहीं होती, ऐसा मॉडर्न साइंस भी ना कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास भी थी। गॉड गॉडेस, ह्यूमन, एनिमल, टॉयज, तो ऐसे बहुत सारे स्टैच्यूज भी वहाँ से हमें मिले हैं जो 5000 ओल्ड थे, 5000 ईयर ओल्ड है। एंड बियर्डेड मैन, जो यहाँ पे ये स्टैच्यू दिया है, तो ऐसे ही वन बियर्डेड मैन का स्टैच्यू भी मिला है। देन स्टैच्यू ऑफ डांसर, एक लेडी डांसर का स्टैच्यू भी मिला था। कि ये हमें बताता है कि हमारा कल्चर कितना पुराना है। जब बाकी सब कल्चर के अंदर हम देखते हैं तो उतना हमें डेवलपमेंट नहीं मिलता, कि नहीं दिखता, पर वही अगर हम इंडिया में देखें तो 5000 ईयर ओल्ड ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन लोग बनाते थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है द फिगर ऑफ बुलॉक और लायन ऑन अ इन्वर्टेड लोटस मौर्यन एरा। तो मौर्यन एरा में ऐसा एक इन्वर्टेड लोटस पे ऊपर लायन का फिगर बनाया गया, वो स्टैचू भी मिला है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिली है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, है ना, गौतम बुद्धा का स्टैचू जो मेडिटेटिव फॉर्म में है। देन कालखंड स्टैचू, जो जैन तीर्थकर रह गए, जैन साधु जो होते हैं, तो वो भी, उनके भी स्टैचूज मिले हैं। उसके बाद जो केव्स है इलोरा के अंदर, केव्स जो मिली, इलोरा केव्स जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के समय पे बनाई गई केव्स थी, और वो भी हम देख सकते हैं कि वो भी एक हमारा कल्चरल हेरिटेज दिखाता है कि हमारे लोग कितनी बढ़िया चीज़ें बनाते थे। यस, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ों से हमें ये एक प्राउड फील होना चाहिए कि वो हमारा कल्चर इतना पुराना है, उतना समय से हम ये सब देख रहे हैं कि जब लोग कुछ नहीं कर सकते थे तब हमारे इंडियन लोग इतने सारे आगे बढ़े हुए थे, है ना। तो एक प्राउड फील होना चाहिए हमें, और उसका हमें रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। आवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स पैलेस, और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है वो बताया है कि अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे पैलेस, बिल्डिंग, स्कल्पचर, स्तूपास, विहार, चैत्य, टेम्पल्स, टॉम्ब, है ना, तो ये सारा हमारा कल्चर में आएगा। ओके, तो ये यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हमने मैन मेड है और वो हमारे हेरिटेज को दर्शाती है, तो वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। और भी है, और देखते हैं हम। चलो, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल वापस यहाँ पे दिए गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो मिली उसमें से एक हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है उसको भी हम एक हेरिटेज में गिन सकते हैं, वो भी एक कल्चरल हेरिटेज है। तो जैसे हमारा साबरमती आश्रम गांधी जी का,
है ना। दादी जी ने जो आश्रम बनाया था वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस में जाएगा। दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली, ये हमारे हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारे भी हमारे हेरिटेज है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, उसके अंदर भी हमने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। बहुत सारी हमारे इंडिया की लैंग्वेजेस है। देन मैथ्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजन, फिर अलग अलग जो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, यानी हर एक फील्ड के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है ना। कि लैंग्वेज में देख लो, आर्टिस्ट जो है, पेंटर्स है, अलग अलग स्कल्पचर बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग हैं। तो हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ें देखती है कि हमारे एंशिएंट टाइम में इतने लोग पावरफुल थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि जो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, और इसके ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The places having culture, legendary and archaeological importance are। फिर यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो गुजरात के अंदर कौन से कल्चरल हेरिटेज के प्लेसेस आए हुए हैं वो हम देखेंगे। तो ये पूरा आपको याद रखना है ना। एक मार्क में ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो इसमें मेन समझना कम है और याद ज़्यादा रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आई हुई है। लोथल कहाँ है, तो धोलका तालुका में, रंगपुर, लिमड़ी तालुका, सुरेंद्रनगर। फिर धोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, रोजड़ी, श्रीनाथगढ़, राजकोट के अंदर। दैन प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, है ना, बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस भी है। उसमें हम देख सकते हैं विक्ट्री टावर जो वड़नगर में आया हुआ है। इसके अलावा हम देख सकते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन अशोका के टाइम का जूनागढ़ के अंदर है। सन टेम्पल मोढेरा में, गेट ऑफ चापानेर जो पावागढ़ की हिल्स में आया हुआ है। रुद्र महालय सिद्धपुर में, मानसर लेक विरमगाम में, जामा मस्जिद अहमदाबाद में, झुलता मीनारा, सीधी सैयदनी जाड़ी, टेम्पल ऑफ हती सिंह। तो ये सारी चीज़ें अहमदाबाद में आई हुई है। दैन सहस्त्रलिंग लेक पाटन में आया हुआ है। राजमहल ऑफ वडोदरा जो हमारे वडोदरा का पैलेस है। एंड टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान, है ना। तो ये सारे हमारे प्लेसेस है कल्चरल हेरिटेज के रिलेटेड। तो ये सारे हमें याद रखने पड़ेंगे। कई बार ये एक एक मार्क में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये याद रखने हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे टेम्पल्स जो है उसके नाम यहाँ पे जो दिए हैं वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा टेम्पल कहाँ पे आया हुआ है ना। तो जैसे द्वारकाधीश टेम्पल है वो द्वारका में आया हुआ है। शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य। सोमनाथ टेम्पल जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अंबाजी नॉर्थ गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। बहुचराजी माता का टेम्पल महसाणा डिस्ट्रिक्ट में। रणछोड़राय टेम्पल डाकोर के अंदर। शामड़ाजी अरवली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है ना। तो ये सारे टेम्पल जो है वो कौन सा प्लेस है वो हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस है कि जहाँ पे हम घूमने भी जाते हैं, है ना। तो ऐसे भी प्लेसेस है वो ध्यान रखने हैं हमें। जैसे पोलो फॉरेस्ट विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में। काइट फेस्टिवल एंड काकरिया कार्निवल कहाँ होता है, तो अहमदाबाद में। तानारेरी फेस्टिवल होता है वडनगर में। नॉर्थन डांस फेस्टिवल मोढेरा में। रणोत्सव होता है कच्छ के अंदर। ओके, तो ये सारे हमारे जो टूरिज्म प्लेसेस है वो कौन सा कहाँ पे होता है वो हमें याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स भी गुजरात के अंदर बहुत सारी आई हुई है। जैसे वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामड़ाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढाक एंड झगड़िया, है ना। तो ये सारे प्लेसेस है जो गुजरात के अंदर आए हुए हैं, गुजरात के कल्चरल हेरिटेज है ना। तो ये जो हमने यहाँ से देखा तो ये पूरा हमारा गुजरात का जो हमने देखा ये सारे हमें याद रखने हैं। दूसरे ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है, टूरिज़म के प्लेसेस है वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे। और दूसरी बात कि अगर हमें ये सारे
कैसे याद रखें, है ना, ये भी एक चिंता होती है हमें कि भाई इतना सारा कैसे नाम याद रखने के। तो उसके लिए हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बार बार रिवाइज करते रहोगे तो वो अपने आप एकदम से याद हो जाएंगे, है ना। ऐसा ज़रूर नहीं कि हमें एक साथ में सब हो जाना चाहिए, पर आप उसको रिवाइज करते रहो तो वो ज़रूर आपको याद रह जाएंगे। ऐसे ही आगे है ये गुजरात के फेयर। कई बार ये मैच द फॉलोइंग में आता है, तो हमें ये सारे जो फेयर के नाम हैं वो, और वो फेयर कहाँ पे होते हैं, उसके प्लेस वो हमें याद रखना है। ये भी नाम याद रखना है, पर घबराना नहीं है ना कि भाई इतना सारा कैसे याद रखेंगे, ज़रूर याद हो जाएगा। मेन चीज़ है उसमें प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जितना आप उसको रिवाइज करते जाओगे अपने आप वो याद होते जाएंगे। तो मोढेरा फेयर मोढेरा महसाणा में होता है। बहुचराजी फेयर वो भी बहुचराजी महसाणा के अंदर। शामळाजी ठाकुर जी फेयर वो शामळाजी अरवली में होता है। भादरवी पूनम फेयर अंबाजी में बनासकांठा के अंदर आया हुआ है वो। भवनाथ माधव फेयर गिरनार के अंदर जो जूनागढ़ है वहाँ पे होता है। तारनेतर फेयर तारनेतर सुरेंद्रनगर में। बड़ियाद फेयर बड़ियाद अहमदाबाद के अंदर। नकड़ंग फेयर कोलियाग भावनगर के अंदर। माधवपुर फेयर माधवपुर पोरबंदर के अंदर। वौठा फेयर दुर्गा अहमदाबाद में आया हुआ है। मीरादातार फेयर उनावा महसाणा के अंदर। डांग दरबार फेयर आहोवा डांग के अंदर। गोल गदेरा फेयर गरहादा दाहोद के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा फेयर सोमनाथ गिर के अंदर। एंड बंगुरिया फेयर कवाट। तो ये सारे जो फेयर के नाम हैं वो फेयर के नाम और उसके प्लेस वो हमें याद रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इंडिया लैंड एंड पीपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें बताया गया है कि जो द्रविडियन पीपल थे, द्रविडियन को हम कहते हैं कि ये मोस्ट एंशियंट पीपल है ना। ऐसा कहा जाता है कि भाई सबसे पहले इंडिया में द्रविडियन पीपल आए थे, जो द्रविडियन ट्राइब है। पर उसके बाद जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और उन लोगों ने जो जो रिसर्चर थे उन्होंने जब रिसर्च किया तब उनसे उनको पता चला कि नहीं, द्रविडियन से पहले भी ऐसी 6 और मोर ट्राइब्स इसके पहले भी आई हुई थे। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है नेग्रिडोज, निग्रोज भी जिसे कहते हैं, हब्सी पीपल कहते हैं, है ना। तो ये जो नेग्रिडोज निग्रोज हब्सी पीपल जो कहे जाते हैं वो मेन कहा जाता है कि ये मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया थे। सबसे पहले इंडिया के इनहेबिटेंट ये निग्रोज थे। कहाँ से आए थे वो? तो अफ्रीका वाया बलूचिस्तान होके वो इंडिया में आए थे और यहाँ पे आके वो सेटल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे थे, तो ब्लैक कलर के थे। उनकी हाइट देखे तो 4 से 5 फीट उनकी हाइट थी और कर्ली हेयर थे। तो इस तरह से कुछ दिखते थे, है ना। तो ऐसे ये जो निग्रोस पीपल है वो ऐसे कहा जाता है कि हमारे मोस्ट एंशियंट पीपल इंडिया के माने जाते हैं। तो ये फर्स्ट निग्रोस के बारे में बताया है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है एस्ट्रोलाइट। एस्ट्रोलाइट जिसे हम निषाद भी कहते हैं, निषाद पीपल, वो आए थे साउथ ईस्ट एशिया से। साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया में आए, यहाँ पे आके वो लोग सेट हुए। उनके जो फिजिकल फीचर्स है तो ब्लैक स्किन थी, ब्रॉड हेड, है ना, ऐसा हम देख सकते हैं कि ब्रॉड हेड था, फ्लैट नोज एंड हाइट में थोड़े छोटे थे। आर्यन लोगों ने उनको नाम दिया गया ये निषाद। ये नाम जो दिया है वो आर्यन लोगों ने दिया गया है। फिर ये जो ट्राइब है एस्ट्रोलाइट, ऐसी ट्राइब की सिमिलैरिटी हमें हमारे इंडिया के बहुत सारी ट्राइब में दिखाई देती है, जो कि कोल, मुंडा, खासी, आसाम, ये सारी जगहों पे जो रहते हैं। इसके अलावा भी जो निकोबार एंड म्यांमार में रहते हैं, तो ये सब पीपल जो है वो ऐसे ही इनके जैसे लगते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटी इनमें देखने को मिलती है। उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया, तो वो क्ले यूटेंसिल्स बनाते थे। तो वहाँ से हमने भी आगे हमने जैसे देखा ना कि जो जो कल्चर अलग अलग ट्राइब लेके आई उनके साथ हमारा कल्चर मिक्स होता गया और रिच बनता गया।
तो उनके पास से हमने क्ले यूटेंसिल्स बनाना सीखा। देन वॉर कॉटन क्लॉथ, वो लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे, तो वो भी हमने सीखा। इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल थी, उनके रिलीजियस बिलीफ थे, तो ये सारी चीज़ें हमने एस्ट्रोलॉइड से सीखी। ओके, तो ये जो फर्स्ट हमने देखा निग्रोज, दूसरा है एस्ट्रोलॉइड, ये जो टॉपिक है ना, ऐसे टॉपिक 2-2 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं सेक्शन बी के अंदर। तो हमें खाली आप ये जो पॉइंट है उतने पॉइंट भी अगर आप याद रख लेते हो कि भाई 3-4 पॉइंट मेन इसमें हमें याद रखना है कि निग्रोज किसे कहते हैं एंड हब्सी पीपल है, तो जो दूसरा है एस्ट्रोलॉइड, एस्ट्रोलॉइड जो निषाद पीपल, तो इतने आप पॉइंट लिख दो तो भी आपको आराम से 2 मार्क मिल सकते हैं, है ना। तो मेन चीज़ हमें ये सारी याद रखनी पड़ेगी। चलो तीसरा देखते हैं द्रविडियन। थर्ड पॉइंट है द्रविडियन, तो ये भी एक हमारे एंशिएंट ट्राइब है। ऐसा माना जाता है कि जो क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन, तो हम द्रविडियन को कहते हैं कि उन्होंने ही हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्रिएटर कहते हैं। दूसरा मोहनजोदड़ो के जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है स्टोन एज कल्चर के, तो भाई स्टोन एज कल्चर जो शुरुआत की तो ये द्रविडियन लोगों ने किया था, है ना। तो यहाँ पे 2 मेन पॉइंट बताया कि उसको हम क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन कहेंगे, और दूसरा है डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज। थर्ड पॉइंट बताया कि वो कहाँ से आए, तो इंडिया में वो नॉर्थ से आए थे, है ना, आए और फिर यहाँ पे रहने लगे, तो उसे हम द्रविडियन कहते हैं। द्रविडियन ने हमें कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट ऑफ मदर, जो मदर एंड फादर का जो कंसेप्ट आया, तो कहा जाता है कि वे द्रविडियन ने हमें ये कंसेप्ट दिया है, और उसी कंसेप्ट से पार्वती एंड शिव, जिसे हम पार्वती यानी मदर एंड शिव यानी फादर, तो ये कंसेप्ट हमने द्रविडियन से लिया है। दूसरा पॉइंट है कि वो लोग जो वर्शिप करते थे उनका भी ट्रेडिशन था पूजा करने का, भगवान वो मानते थे, तो भगवान की पूजा कैसे करते थे वो लोग, तो धूप दीप एंड आरती, है ना, जैसे हम भी घर में पूजा करते हैं, धूप दीप आरती करते हैं रोज। तो ये जो हमने सीखा है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें हमने द्रविडियन से सीखी है। उनका ये ट्रेडिशन था। वो लोग नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग भी करते थे, जैसे कि हम पूजा करते हैं, आगे हमने देखा कि हम बनियन की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, ऐसे ये जो द्रविडियन पीपल थे वो भी ये सारी चीज़ें करते थे। उनके जो ओरिजिनल डेटीज़ है, द्रविडियन के जितने भी ओरिजिनल डेटीज़ थे, तो आर्यन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ इस तरह से हमें भी पूजा करनी चाहिए, जैसे वो नेचर की पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, तो ऐसे हमें भी उसकी पूजा करनी चाहिए, तो द्रविडियन ने भी एक्सेप्ट किया था। देन आर्यन कल्चर अगर हम देखते हैं तो डीपली वो इंटरनलाइज हो गया द्रविडियन के द्वारा, यानी आर्यन को भी लगा कि नहीं द्रविडियन के पास बहुत अच्छे सारे विचार है, उनका अच्छा कल्चर है, तो हमें लेना चाहिए, और वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिक्स हुए और उन्होंने शादी भी हुई। द्रविडियन एंड आर्यन के बीच में बहुत सारी शादी हुई, इंटरकास्ट मैरिज स्टार्ट हुए, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रियार्चल सिस्टम है वो भी हमें द्रविडियन से मिला है। मैट्रियार्चल सिस्टम किसे कहेंगे, यानी जहाँ पे डोमिनेंस मदर का होता है। पहले के ज़माने में हम मदर को इतना इम्पोर्टेंट देते थे जितना कि एक देना चाहिए, है ना, कि हम जानते हैं महाभारत के टाइम पे अगर आप देखो तो जो पर्सन है वो जाना भी जाता था वो भी माता के नाम से, जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, गंगा पुत्र भीष्म, है ना, तो ऐसे नाम दे जाते थे, जाने, तो वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे मैट्रियार्चल सिस्टम मदर का इम्पोर्टेंस, वुमन का इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा बताया गया है। उनसे जो अलग अलग आर्ट उनकी थी वो बताई है, वो क्राफ्ट एंड आर्ट में भी आगे थे, तो उन्होंने बोट बनाना, राफ्ट बनाना, वेविंग, स्पिनिंग, डाइंग, तो ये बहुत सारी चीज़ें वो भी करते थे, और ये सारी जो उनकी कलाएं थी वो हमें भी काम लगी, हम भी उनमें से सीखते थे, तो जैसे जैसे हमारे कल्चर के अंदर वो मिक्स होते गए फिर, है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने द्रविडियन से सीखी है।
देन लास्ट जो पॉइंट हमारा बाकी रहा कि जैसे ही द्रविडियन लोग फिर यहाँ पे जैसे रहते थे, उसके बाद आर्यंस आए। तो पहले द्रविडियन नॉर्थ में रहते थे और धीरे धीरे आर्यंस लोगों का इन्फ्लुएंस नॉर्थ में बढ़ गया। तो जो द्रविडियन है वो फिर साउथ में चले जाते हैं, साउथ में गए और उनकी जो आज हम द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज जिसे कहते हैं, तो उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी लैंग्वेज इसमें आती है। तो इतने सारे पॉइंट दिए हैं द्रविडियन के बारे में, वो हमें याद रखने हैं, है ना। इजी है। फर्स्ट क्या बताया कि उसे हम क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज कहते हैं। थर्ड पॉइंट है कि वो नॉर्थ से आए, इंडिया में सेट हो गए, उसे ये ट्राइब को द्रविडियन कहा जाता है। उन्होंने हमें कंसेप्ट दिया मदर एंड फादर का, जो गॉड गॉडेस शिव एंड पार्वती का कंसेप्ट आया। नेक्स्ट बताया कि उन्होंने हमें वर्शिपिंग, जो पूजा करते हो, तो उसमें वो धूप दीप आरती, इसके द्वारा वो पूजा करते थे। देन वो भी नेचर की पूजा करते थे। आर्यन लोगों को भी लगा कि वे हाँ, हमें भी ऐसे नेचर की पूजा करनी चाहिए। तो उनके जो ओरिजिनल डेटीज थे द्रविडियन लोगों के, तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किए। फिर इंटरकास्ट मैरिज भी हुए आर्यन लोगों के साथ। नेक्स्ट मैट्रियार्चल सिस्टम उन्होंने दिया। उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट देखे तो बोट बनाना, क्राफ्ट, वेविंग, डाइंग, स्पिनिंग। एंड लास्ट नॉर्थ में जब आर्यन का डोमिनेंस बढ़ गया तो वो साउथ में चले गए। साउथ की जो द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज है उसमें आएगा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्राइब है अदर ट्राइब्स। तो इसमें बहुत सारी जो ट्राइब है छोटी छोटी, उसके बारे में बताया है, जैसे कि मोंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड। उसमें से फर्स्ट है मोंगोलॉइड। मोंगोलॉइड ट्राइब जो है ऐसे कुछ दिखते हैं वो लोग, है ना। वो आए थे हमारे यहाँ पे नॉर्थ चाइना से। नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत से होते हुए वो इंडिया में आए और इंडिया में वो सेटल हुए। सेटल कहाँ पे हुए, तो जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, आसाम, सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल, तो ये सारी जगहों पे ये लोग रहने लगे। धीरे धीरे वो भी इंडियनाइज हो गए, यानी इंडियन बन गए। भले वो बाहर से आए थे, पर उन्होंने हमारा भी कल्चर एक्सेप्ट किया, हमने उनका कल्चर एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे वो इंडियन हो गए। उनका येलो कॉम्प्लेक्शन था। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें हम, फिजिकल फीचर, तो येलो कॉम्प्लेक्शन, थोड़ा बॉडी उनका देख सकते हैं ना, स्किन उसकी येलोइश होती है, फ्लैट फेस होता है, चबी चिक्स, आलमंड शेप आइज, छोटी छोटी आंखें होती है। तो ये उनका फिजिकल फीचर्स है। और ये जो उनका येलो कॉम्प्लेक्शन था, उसके लिए उन लोगों को क्या कहा जाता था, किरात। किरात भी बोलते थे उनको। तो ऐसा भी क्वेश्चन 1 मार्क में आता है ना। ये जितनी भी ट्राइब्स देखी, सबके अलग अलग नाम हैं, तो वो भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड। ये तीनों ट्राइब्स का साथ में बताया है, क्योंकि ये जो तीनों ट्राइब है उसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज है ना। जो पीपल माइग्रेट हुए सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर इंडिया में आए और यहाँ पे रहने लगे, तो ऐसे ओरिजिनल ट्राइब हम देखें तो हमारे इंडिया के अंदर गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा, इतना जो एरिया है, वो सारी जगहों पे हमें ये जो ट्राइब के लोग हैं आज भी वो दिखाई देते हैं, है ना। कुछ ऐसे वो लगते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं दी है। चलो तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्यंस। आर्यंस जिसे हम नॉर्डिक भी कहते हैं, तो आर्यन के बारे में हम देखेंगे। ये लास्ट ट्राइब है जो हमारे इंडिया में आई थी। इसे हम क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन कहते हैं, कि हमारे इंडिया में जो आर्यन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई वो इन्होंने की थी। सेकंड पॉइंट बताया है कि जो एरिया हमारा इंडिया का जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ पे सारे लोग रहते थे, जो एरिया में वो रहते थे
उसे आर्यवर्त कहा जाता था, क्योंकि उनकी आर्यन ट्राइब्स थी, उनके नाम पे से आर्यवर्त कहते थे। और दूसरा नाम है सप्त सिंधु, उसको सप्त सिंधु भी कहते थे। वो जो एरिया था उसको क्यों कहते थे, क्योंकि वहाँ पे 7 नदियाँ बहती है ना, हमारा नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहाँ पे, तो इसलिए उसको सप्त सिंधु एरिया भी माना जाता है, कहा जाता है। देन उनका जो एरिया अगर हम देखें कि वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे आर्यन पीपल, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया में नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वो पूरा वहाँ पे आर्यन लोग रहते थे। और मिथिला, मिथिला से लेके हम देख सकते हैं बिहार में ईस्ट, वहाँ से साउथ में अगर हम देखें तो विंध्याचल माउंटेन है, तो वो पूरा एरिया जो है वहाँ तक ये फैले हुए थे। तो हर जगह पे हम ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट में आर्यन लोग रहते थे। वो ज़्यादा एडवांस पीपल थे, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, स्किल थी, जो दूसरी ट्राइब के पास ना हो, ऐसी सारी स्किल इन लोगों के पास थी। और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष ये आया, क्योंकि आर्यवत के अंदर जो भरत कुल हो गया, भरत कुल डायनेस्टी के अंदर जो भरत राजा हुए, उनके नाम पे से ये सारे नाम आए हुए हैं, है ना। वो भी नेचर लवर थे, वो भी नेचर की पूजा करते थे, जैसे कि माउंटेन, रिवर, ये सब की पूजा जैसे अभी हम करते हैं, द्रविडियन करते थे, है ना। आगे भी हमने देखा कि द्रविडियन से ही उन्होंने सीखा कि हमें नेचर की पूजा करनी चाहिए, तो ये लोग भी ये सारी पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। और इसी के द्वारा वो सारी द्रविडियन के बारे में हम जैसे जाना, ऐसा ये आर्यन के बारे में बताया गया है। ये भी कई बार हम 2 मार्क में या 1 मार्क में पूछ सकते हैं, अगर बड़ा टॉपिक है तो 2 मार्क में आएगा कि भाई आर्यन जो ट्राइब है उसके बारे में बताओ, तो ये सारे पॉइंट हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो जो आर्यन है उसे हम कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। दूसरा बताया है वो जो एरिया में रहते थे उसे क्या कहते हैं, आर्यवर्त कहा जाता था। दूसरा वहाँ पे 7 नदियाँ बहती है तो सप्त सिंधु भी कहते हैं। कहाँ तक फैले हुए थे, तो नॉर्थ वेस्ट में, मिथिला से ईस्ट में, मिथिला एंड साउथ से स्प्रेड अगर हम देखें तो विंध्याचल तक, तो वो सारा वास्ट एरिया जो है वहाँ पे वो फैले हुए थे। नेचर की भी पूजा करते थे। भरत कुल के अंदर जो भरत ट्राइब हो गई, और वो भरत राजा के नाम पे से भारतवर्ष, भारत भूमि, भारत खंड, ये सारे नाम हमारे इंडिया के आए। वो भी नेचर लवर थे, माउंटेन की पूजा करते थे, रिवर उनकी पूजा करते थे। फिर जब यज्ञ और किया जाता है तो वो रिचार्ज भी उन्होंने बहुत सारी बनाई गई थी उनके द्वारा, जो जब भी हम कोई यज्ञ या रिलीजियस प्रैक्टिस चलती है तो उसमें वो बोले जाते थे, वो मंत्र बोले जाते थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो ये जो हमारा हेरिटेज है, तो उसको हमने जितना ये हमारा चैप्टर का लास्ट पॉइंट है ना। तो उसके पहले हमने जो आगे से देखा, नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, कितनी सारे मोनूमेंट्स नेचर के द्वारा जो चीज़ें मिली वो हमने जो सब बनाया, इतना सारा हेरिटेज हमारे पास है ना, हमारे पूर्वजों ने हमें दे के गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है वो बताया है। हेरिटेज क्या करता है, इट ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन, ना, नेशन को एक ग्लोरी देता है, भव्यता देता है कि भाई हमारा देश कौन सा था, कि भाई जहाँ पे ताजमहल है ना, ऐसा हम कहते हैं कि भाई 7 वंडर्स में आता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए क्या एक प्राउड फील करते हैं हम। दूसरा, अब ये हमारी प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी रहेगी कि जितने भी मोनूमेंट हमारे इंडिया के अंदर है तो उसको प्रिजर्व करना भी हमारा ही काम रहेगा। ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये सारी चीज़ों को संभाल के रखें, उसको बिगाड़े नहीं। कि जैसे कोई भी घूमने जाता है तो वहाँ पे दिल बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, है ना, तोड़ेंगे, तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 51A 679, इसमें 3 पॉइंट दिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किया है कि भाई हमें हमारे हेरिटेज को बचाना है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट क्या है,
हमें इसका इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई जो भी हमारा कल्चर है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है, तो उसको हमें प्रिजर्व रखना है, हमें हमारे कल्चर को बिगाड़ना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट है मेंटेन दी फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पॉन्ड, जितनी भी नेचुरल हेरिटेज हमें मिला है तो उसको भी मेंटेन रखना है। कि बहुत सारी चीज़ें आज हमारे पास नेचर से मिली हुई है, पर देख सकते हैं कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण, पॉपुलेशन के कारण उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो वो भी ना हो, तो मेंटेन रखना नेचर को, वो भी हमारा काम रहेगा, है ना। एंड थर्ड पॉइंट है पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है तो उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। एंड गिविंग अप वायलेंस, तो जो भी वायलेंस करते हैं हम देख सकते हैं कि कभी भी कोई झगड़ा हुआ, दंगा हुआ तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, बस जला देते हैं, तो इस तरह से भी हम हमारे ही कंट्री को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये 3 पॉइंट मेन यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन नंबर याद रखना है हमें, आर्टिकल 51A679, है ना, उसमें ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हारमोनियस कल्चर, कल्चर का जो एक इम्पोर्टेंस है वो समझना है। दूसरा, जो भी नेचर है उसको हमें संभालना है। एंड तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें वायलेंस करके डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ओके, तो इतने पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलो, लास्ट कंक्लूजन दिया है चैप्टर का कि नेचर ने इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप हमें दिया है और इसकी जो प्योरिटी है उसको मेंटेन रखने का काम हमारा रहेगा। इंडियन हेरिटेज है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, है ना, कि अगर हमें डेवलप होना हो तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हमने सारे पॉइंट इसमें कवर किए हैं, है ना। तो उसमें मेन हमें 1 मार्क और 2 मार्क में पूछे जाते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।